Hello there. How are you? Welcome back to India Unveiled. And in this episode, we are gonna continue the secrets of Maratha Empire. So, let's go. पिछले एपिसोड में हमने सुना भारत के वीर सपूतों में से एक श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सभी लोग जानते हैं। बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं तो कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव कहते हैं, जबकि वे भारतीय गणराज्य के महानायक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ था। कुछ लोग 1627 में उनका जन्म बताते हैं। उनका पूरा नाम था शिवाजी भोसले। अब जानते हैं बीजापुर से संघर्ष के बारे में। इधर औरंगजेब के आगरा उत्तर की ओर लौट जाने के बाद बीजापुर के सुल्तान ने भी राहत की सांस ली। अब शिवाजी ही बीजापुर के सबसे प्रबल शत्रु रह गए थे। शाहजी को पहले ही अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने को कहा गया था, पर शाहजी इसमें अपनी असमर्थता जाहिर की है। शिवाजी से निपटने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अब्दुल्ला भटारी अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। अफजल ने 1,20,000 सैनिकों के साथ 1669 में कूच किया। तुलजापुर के मंदिरों को नष्ट करता हुआ वो सतारा के 30 किलोमीटर उत्तर वाई शिरवल के नजदीक तक आ गया, पर शिवाजी प्रतापगढ़ के दुर्ग पर ही रहे। प्रतापगढ़, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, प्रतापगढ़ दुर्ग या किला महाराष्ट्र के सातारा शहर से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के अधिकार में था। उन्होंने इस किले को नीरा और कोयना नदियों की ओर से सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से बनवाया था। 1656 में किले का निर्माण पूर्ण हुआ था। उसी वर्ष 10 नवंबर को इस किले से शिवाजी और अफजल खान के बीच युद्ध हुआ था। इसमें शिवाजी को विजय प्राप्त हुई थी। अफजल खान ने अपने दूत कृष्णजी भास्कर को संधि वार्ता के लिए भेजा। उसने उसके मार्फत यह संदेश भिजवाया कि अगर शिवाजी बीजापुर की अधीनता स्वीकार कर लें तो सुल्तान उसे उन सब क्षेत्रों का अधिकार दे देंगे जो शिवाजी के नियंत्रण में है। साथ ही शिवाजी को बीजापुर के दरबार में एक सम्मानित पद प्राप्त होगा। हालांकि शिवाजी के मंत्री और सलाहकार उस संधि के पक्ष में थे, पर शिवाजी को यह वार्ता रास नहीं आई। उन्होंने कृष्णजी भास्कर को उचित सम्मान देकर अपने दरबार में रख लिया और अपने दूत गोपीनाथ को वस्तु स्थिति का जायजा लेने के लिए अफजल खां के पास भेजा। गोपीनाथ और कृष्णजी भास्कर से शिवाजी को ऐसा लगा कि संधि का षड्यंत्र रचकर अफजल खां शिवाजी को बंदी बनाना चाहता है। अतः उन्होंने युद्ध के बदले अफजल खां को एक बहुमूल्य उपहार भेजा और इस तरह अफजल खां को संधि वार्ता के लिए राजी किया। संधि स्थल पर दोनों ने अपने सैनिक घात लगाकर रखे थे। मिलने के स्थान पर जब दोनों मिले तब अफजल खान ने अपने कटियार से शिवाजी पे वार किया। बचाव में शिवाजी ने अफजल खां को अपने वाघ नखों से मार दिया। वाघ नखों नकल्स पे लगाने वाला एक वेपन था जो शिवाजी यूज किया करते थे, और यह हुआ था 10 नवंबर 1659 में। अफजल खां की मृत्यु के बाद शिवाजी ने पन्हाला के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद पावनगढ़ और वसंतगढ़ के दुर्गों पर अधिकार करने के साथ ही उन्होंने रुस्तम खां के आक्रमण को भी विफल किया। इससे राजापुर तथा दावुल पर भी उनका कब्जा हो गया। अब बीजापुर में आतंक का माहौल पैदा हो गया और वहां के सामंतों ने आपसी मतभेद भुलाकर शिवाजी पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 2 अक्टूबर 1665 को बीजापुरी सेना ने पन्हाला दुर्ग पर अधिकार कर लिया। शिवाजी संकट में फंस चुके थे, पर रात्रि के अंधकार का लाभ उठाकर वो वहां से निकल गए। बीजापुर के सुल्तान ने स्वयं कमान संभालकर पन्हाला पवनगढ़ पर अपना अधिकार वापस ले लिया। राजापुर को लूट लिया और श्रृंगारगढ़ के प्रधान को मार डाला। इसी समय कर्नाटक में सिद्दी जौहर
कि विद्रोह के कारण बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ समझौता कर लिया। इस संधि में शिवाजी के पिता शाहजी ने मध्यस्थता का काम किया। मध्यस्थता मतलब मीडिएटर। सन 1662 में हुई इस संधि के अनुसार शिवाजी को बीजापुर के सुल्तान द्वारा स्वतंत्र शासक की मान्यता मिली। इसी संधि के अनुसार उत्तर में कल्याण से लेकर दक्षिण में पोंडा तक 250 किलोमीटर तक और पूर्व में इंदापुर से लेकर पश्चिम में दावुल तक 150 किलोमीटर का भूभाग शिवाजी के नियंत्रण में आ गया। शिवाजी की सेना में इस समय 30,000 पैदल और 1,000 घुड़सवार हो गए थे। मुगलों से संघर्ष। उत्तर भारत में बादशाह बनने की होड़ खत्म होने के बाद औरंगजेब का ध्यान दक्षिण की तरफ गया। वो शिवाजी की बढ़ती प्रभुता से परिचित था और उसने शिवाजी पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण के सूबेदार नियुक्त किया। शाइस्ता खां अपने 1.5 लाख फौज लेकर सूपन और चाकन के दुर्ग पर अधिकार कर पूना पहुंच गया। उसने 3 साल तक मावल में लूटमार की। एक रात शिवाजी ने अपने 350 मावलों के साथ उन पर हमला कर दिया। शाइस्ता तो खिड़की के रास्ते बच निकलने में कामयाब रहा, पर उसे इसी क्रम में अपनी 4 उंगलियों के साथ हाथ धोना पड़ा। शाइस्ता खां के पुत्र अबुल फतेह तथा 40 रक्षकों और अनगिनत सैनिकों का कत्ल कर दिया गया। और हां, अंधेरे में स्त्री पुरुष के बीच भेद ना कर पाने के कारण खान की जनान खाने के बहुत सी औरतों को भी मार डाला गया। इस घटना के बाद औरंगजेब ने शाइस्ता खान को दक्खन के बदले बंगाल का सूबेदार बना दिया। हमारा इतिहास काफी समृद्ध रहा है, लेकिन अंग्रेजों द्वारा चलाई गई शिक्षा व्यवस्था के अभी तक चले आने का नतीजा ये रहा है कि हमारे भीतर गुलामी की मानसिकता भर दी गई है। हमें यह तो पढ़ाया गया कि महाराणा प्रताप या छत्रपति शिवाजी महाराज कब हारे, लेकिन यह नहीं पढ़ाया गया कि उन्होंने कैसे आक्रांताओं को हराया। कई ऐसे राजाओं के तो हमें नाम तक नहीं मालूम। ऐसा ही एक उंबरखिंड का युद्ध है, जिसके बारे में आज महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को भी पता नहीं होगा। यह युद्ध छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व वाली मराठा सेना और करतलब खान के नेतृत्व वाली मुगल फौज के बीच लड़ा गया था। करतलब खान ने चिंचवड़, तालेगांव, वडागांव और मालवाली होकर पुणे से होकर शिवाजी पर चढ़ाई की। आज भी भारतीय रेलवे लाइन सामान्यतः यही रास्ता होकर गुजरती है। वहां से वो बाएं लोहागढ़ के किले की तरफ मुड़ गया, जहां का किला दक्कन के पठार और कोंकण की सीमा पर स्थित था। लोहागढ़ को विसपुर के बीच स्थित सकरी गलियों से कोंकण के भीतर चला गया। उसकी योजना थी कि वो तुंगारण्य के घने जंगलों में घुसे, जिसके दोनों तरफ पहाड़ी है। इसके बाद वो उंबरखिंड होकर कोंकण में आम जनों के इलाके में घुसना चाहता था। जानकारी के लिए बता दें कि जब अंग्रेजों ने वहां रेलवे लाइन बनाई तो उन्होंने मुंबई से पुणे जाने के लिए खंडाला घाट को चुना, उंबरखिंड को नहीं। इसका कारण है कि खंडाला घाट, जिसे बोर घाट भी कहते हैं, वो काफी चौड़ा और खुला खुला सा है। वहीं उंबरखिंड वाला इलाका अचानक हमले के लिए उपयुक्त था। करतलब खान भले ही उंबरखिंड की तरफ से बढ़ रहा था, लेकिन छत्रपति शिवाजी को पता था कि वो उधर से आ रहा है और निश्चिंत भी है। भले ही करतलब खान ने गुप्त हमले की साजिश रची थी, लेकिन शिवाजी के जासूस कहीं ज्यादा सक्रिय और दक्ष थे। खान को पता चला था कि कुरावंडा में शिवाजी अपनी सेना के साथ होंगे, जो लोनावला से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसे गहरा धक्का लगा। ये इसलिए क्योंकि वहां ना तो शिवाजी थे और ना ही उनकी सेना का कोई नामो निशान था। उसके जासूसों ने आकर सूचना दी कि शिवाजी घाट के नीचे है। इसका परिणाम यह हुआ कि करतलब खान ने अचानक हमले के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वो पहाड़ से निकलकर नीचे आने की कोशिश में था। इस बात से अनभिज्ञ कि महान छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठा सेना उंबरखिंड की पहाड़ियों को चारों तरफ से घेर कर पहले से ही उसका इंतजार कर रही है। करतलब खान के साथ एक नुकसान यह भी था कि उसकी फौज कोंकण के जिन नदियों के आसपास से गुजर रही थी, उनमें पानी नहीं था। वो फरवरी का ही महीना था। पीने के पानी की भारी कमी थी। शिवाजी की सेना में कई घुड़सवार भी थे। वो सब छोटे बड़े पत्थरों के अलावा तीर धनुष से भी लैस थे। लेकिन जंगलों के कारण करतलब खान को कोई नहीं दिख रहा था। 4 घंटे में जब उसकी फौज पहाड़ से नीचे उतरी, तब तक उसे किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा।
उसी दौरान शिवाजी की सेना के कुछ सैनिक ऊपर चढ़ गए और उन्होंने करतलब खान की फौज की संरचना को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही करतलब खान की फौज नीचे आई, उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसने लगे। करतलब खान की फौज नीचे थी और अब शिवाजी की सेना ऊपर होने का फायदा उठा रही थी। दुश्मन उसे दिख नहीं रहे थे, लेकिन उसकी फौज बिखर गई थी। अब आगे बढ़ने से पहले आपको तब की परिस्थितियां और इस युद्ध के कारण को भी समझा देता हूं। इस युद्ध का कारण यह था, दरअसल 10 नवंबर 1659 को शिवाजी ने अफजल खान को मार डाला था, जो साजिश करके मुलाकात के बहाने उन्हें मारने के लिए मिला था। प्रतापगढ़ के इस युद्ध के लगभग 1 महीने बाद शिवाजी पन्हाला किले के पास प्रकट हुए और बीजापुर के रुस्तम जमान को पराजित किए। शिवाजी के सेनापति नेताजी पालकर ने बीजापुर को हिला डाला, जिस कारण वहां के आदिल शाह ने मुगल बादशाह से मदद मांगी। मुगलों ने शाइस्ता खान के नेतृत्व में एक बड़ी फौज पुणे भेजी। बीजापुर से चले सिद्दी जौहर ने पन्हाला को घेर लिया, जिसके बाद शिवाजी फंस गए, लेकिन फिर वो किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब रहे। शाइस्ता खान ने उज्बेक फौजदार करतलब खान को कोंकण में शिवाजी के प्रभाव को कम करने की जिम्मेदारी दी और उसके साथ एक बड़ी फौज भेजी। और अब वापस वहां आते हैं जब करतलब खान ने शिवाजी पर सरप्राइज अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक की साजिश को रच ली, लेकिन गच्चा खा गया और उसकी फौज तितर-बितर हो गई। पहाड़ के ऊपर से करतलब खान की फौज पर शिवाजी की सेना ने तगड़ा हमला बोला। इस तरह 20,000 की एक फौज को शिवाजी की 1000 की सेना ने रणनीतिक तरीके से हरा दिया और उसके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। मात्र 2-3 घंटों में ही इस युद्ध का परिणाम आ गया। उसके माफी मांगने के बाद शिवाजी ने उसे वापस तो जाने दिया, लेकिन उसके सारे हथियार, घोड़े, भोजन और सारे साजो सामान ले लिए। साथ ही उनमें से जो भी शिवाजी की सेना में आना चाहता था, उन्हें ले लिया। शिवाजी और उनकी फौज ने एक एक कर सभी फौजियों की तलाशी ली, ताकि शर्तों का पालन हो रहा है इसे सुनिश्चित किया जा सके। जब उसकी फौज वहां से चली गई, तब शिवाजी की सेना ने बाकी दिन साजो सामान की पैकिंग करने में लगाए। उसके बाद वो राजगढ़ की तरफ निकल गए। इस युद्ध की जीत ने मराठों को मानसिक रूप से एक बड़ी शक्ति दी। उनके साहस को बल मिला। मुगलों ने भी रणनीति बदल ली और कोंकण पर कब्जे की अपनी योजना को बदल डाला। उसके बाद एक और युद्ध की चर्चा आती है, जिसमें रात के समय शाइस्ता खान पर शिवाजी ने हमला बोला और उसे वहां से घायल अवस्था में भागना पड़ा। उंबरखिंड के युद्ध में मिली जीत के बाद उत्साहित होकर ही ये योजना तैयार की गई थी, जहां मराठा सैनिकों में से 50 को बलिदान देना पड़ा। इस युद्ध में मुगल के 400 फौजी मारे गए, लेकिन हमें सिर्फ यही पढ़ाया गया है कि औरंगजेब ने कैसे शिवाजी को कैद किया था। क्या आप मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के संबंधों और लड़ाइयों के बारे में अलग से एपिसोड चाहते हैं? तो Q&A सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा, मैं क्वेश्चन डाल दूंगा। सो लेट्स प्रोसीड विद सूरत में लूट। शाइस्ता खान से लड़ाई जीतने के बाद शिवाजी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। 6 साल शाइस्ता खान ने अपनी 1.5 लाख फौज लेकर राजा शिवाजी का पूरा मुल्क जलाकर तबाह कर दिया था। इसलिए उसका हर्जाना वसूल करने के लिए शिवाजी ने मुगल क्षेत्रों में जाना शुरू किया। सूरत उस समय पश्चिमी व्यापारियों का गढ़ था और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हज पर जाने का द्वार। ये एक समृद्ध नगर था और इसका बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण था। शिवाजी ने 4000 की सेना के साथ 1664 में 6 दिनों तक सूरत के धन धान्य व्यापारियों को लूटा। आम आदमी को उन्होंने नहीं लूटा और फिर लौट गए। इस घटना का जिक्र डच तथा अंग्रेजों ने अपनी लेखों में किया है। उस समय तक यूरोपीय व्यापारियों ने भारत तथा अन्य एशियाई देशों में बस गए थे। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण करने तक 1739 किसी भी यूरोपीय शक्ति ने भारतीय मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करने की नहीं सोची थी। और नादिर शाह या फिर नादिर शाह अफशार फारस का शाह था और उसने सदियों के बाद क्षेत्र में ईरानी प्रभुता स्थापित की थी। उसने अपना जीवन दास्ता से आरंभ किया था और वो सिर्फ फारस का ही शाह नहीं बना, बल्कि उसने रूसी साम्राज्य ईरानी क्षेत्रों से बाहर निकाला। तो नादिर शाह के भारत पर आक्रमण करने तक 1739 तक किसी भी यूरोपीय शक्ति ने भारतीय मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करने की नहीं सोची थी।
भारतीय मुगल साम्राज्य एक इस्लामी तुर्की मंगोल साम्राज्य था जो 1526 में शुरू हुआ, जिसने 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय उपमहाद्वीप में शासन किया और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगल साम्राज्य के अंत के लिए मराठे जिम्मेदार थे। और मुगल साम्राज्य के बारे में अच्छे से जानना है तो आप मेरा एपिसोड नंबर 6 सुन सकते हैं। तो सूरत में शिवाजी की लूट से खिन्न होकर औरंगजेब ने इनायत खां के स्थान पर गयासुद्दीन खां को सूरत का फौजदार नियुक्त किया और शहजादा मुअज्जम तथा उपसेनापति राजा जसवंत सिंह की जगह दिलेर खां और राजा जय सिंह की नियुक्ति की गई। राजा जय सिंह ने बीजापुर के सुल्तान, यूरोपीय शक्तियां तथा छोटे सामंतों का सहयोग लेकर शिवाजी पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शिवाजी को हानि होने लगी और हार की संभावना को देखते हुए शिवाजी ने संधि का प्रस्ताव भेजा। जून 1665 में हुई इस संधि के मुताबिक शिवाजी 23 दुर्ग मुगलों को दे देंगे और इस तरह उनके पास केवल 12 दुर्ग बच जाएंगे। इन 23 दुर्गों से होने वाली आमदनी 4 लाख हून सालाना थी। दुर्गों का मतलब फोर्ट्स। बालाघाट और कोंकण के क्षेत्र शिवाजी को मिलेंगे, बट उन्हें इसके बदले में 13 किस्तों में 40 लाख हून अदा करने होंगे। इसके अलावा प्रतिवर्ष 5 लाख हून का राजस्व भी वे देंगे। हून का मतलब है सोने के सिक्के, ऑल्सो नोन एज पगोडा और पगोड़ा। शिवाजी स्वयं औरंगजेब के दरबार में होने से मुक्त रहेंगे, पर उनके पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में खिदमत करनी होगी। बीजापुर के खिलाफ शिवाजी मुगलों का साथ देंगे। आगरा में आमंत्रण और पलायन। शिवाजी को आगरा बुलाया गया, जहां उन्हें लगा कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। इसके विरोध में उन्होंने अपना रोष भरे दरबार में दिखाया और औरंगजेब पर विश्वासघात का आरोप लगाया। औरंगजेब इससे क्षुब्ध हुआ और उसने शिवाजी को नजरबंद कर दिया और उन पर 5000 सैनिकों के पहरे लगा दिए। कुछ ही दिनों बाद 18 अगस्त 1666 को राजा शिवाजी को मार डालने का इरादा औरंगजेब का था, लेकिन अपने अदम्य साहस और युक्ति के साथ शिवाजी और संभाजी दोनों इससे भागने में सफल रहे। 17 अगस्त 1666 संभाजी को मथुरा में एक विश्वासी ब्राह्मण के यहां छोड़ शिवाजी महाराज बनारस गए। पुरी होते हुए सकुशल राजगढ़ पहुंच गए। पुरी उड़ीसा में एक जगह है, आपने सुना होगा जगन्नाथपुरी। बंगाल की खाड़ी से तटस्थ एक नगर है। ये जिले का मुख्यालय भी है। पुरी भारत के 4 धाम में से एक है और यहाँ 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर स्थित होने के कारण इसे श्री जगन्नाथ धाम भी कहा जाता है। हाँ, तो पुरी होते हुए शिवाजी पहुंच गए राजगढ़। 2 सितंबर 1666 औरंगजेब ने जय सिंह पर शक करके उसकी हत्या विष देकर करवा डाली। जसवंत सिंह के द्वार पहल करने के बाद सन 1668 में शिवाजी ने मुगलों के साथ दूसरी बार संधि की। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की मान्यता दी। शिवाजी के पुत्र श्री संभाजी को 5000 की मनसबदारी मिली और शिवाजी को पूना, चाकन और सूपा का जिला लौटा दिया गया, पर सिंहगढ़ और पुरंदर पर मुगलों का आधिपत्य बना रहा। सन 1670 में सूरत नगर को दूसरी बार शिवाजी ने लूटा। नगर से 132 लाख की संपत्ति शिवाजी के हाथ लगी और लौटते वक्त उन्होंने मुगल सेना को सूरत के पास फिर से हराया। राज्याभिषेक। सन 1674 तक शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देने पड़े थे। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा, परंतु मुस्लिम सैनिकों ने ब्राह्मणों को धमकी दी कि जो भी शिवाजी का राज्याभिषेक करेगा उनकी हत्या कर दी जाएगी। जब यह बात शिवाजी तक पहुंची कि मुगल सरदार ऐसे धमकी दे रहे हैं, तब शिवाजी ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कहा कि अब वो उस राज्य के ब्राह्मण से ही अभिषेक करवाएंगे जो मुगलों के अधिकार में है। शिवाजी के निजी सचिव बालाजी ने काशी में 3 दूतों को भेजा, क्योंकि काशी मुगल साम्राज्य के अधीन था। जब दूतों ने संदेश दिया तो काशी के ब्राह्मण काफी प्रसन्न हुए, किंतु मुगल सैनिकों को यह बात पता चल गई, तब उन ब्राह्मणों को पकड़ लिया। परंतु
युक्ति पूर्वक उन ब्राह्मणों ने मुगल सैनिकों के समक्ष उन दूतों से कहा कि शिवाजी कौन है हम नहीं जानते, वो किस वंश से हैं। दूतों को पता नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा हमें पता नहीं है। तब मुगल सैनिकों के सरदार के समक्ष उन ब्राह्मणों ने कहा कि हमें कहीं अन्यत्र जाना है। शिवाजी किस वंश से हैं आपने बताया ही नहीं, अतः ऐसे में हम उनके राज्य अभिषेक कैसे कर सकते हैं। हम तो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और काशी का कोई अन्य ब्राह्मण भी राज्य अभिषेक नहीं करेगा जब तक राजा का पूर्ण परिचय ना हो, अतः आप वापस जा सकते हैं। मुगल सरदार ने खुश होकर ब्राह्मणों को छोड़ दिया और दूतों को पकड़कर औरंगजेब के पास दिल्ली भेजने की सोची, पर वो भी चुपके से निकल भागे। वापस लौटकर उन्होंने यह बात शिवाजी को बताई, परंतु आश्चर्यजनक रूप से 2 दिन बाद वही ब्राह्मण अपने शिष्यों के साथ रायगढ़ पहुंचे और शिवाजी का राज्याभिषेक किया। इसके बाद मुगलों ने फूट डालने की कोशिश की और शिवाजी के राज्याभिषेक के बाद भी पुणे के ब्राह्मणों को धमकी दी और कहा कि शिवाजी को राजा मानने से मना करो ताकि प्रजा भी इसे ना माने, लेकिन उनकी नहीं चली। शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। विभिन्न राज्यों के दूतों, प्रतिनिधियों के अलावा विदेशी व्यापारियों को भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया, पर उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था। इस कारण से 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। 2 बार हुए इस समारोह में लगभग 50 लाख रुपए खर्च हुए। इस समारोह में हिंदवी स्वराज की स्थापना का उद्देश्य किया गया था। विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण में यह पहला हिंदू साम्राज्य था। एक स्वतंत्र शासक की तरह उन्होंने अपने नाम का सिक्का चलवाया। इसके बाद बीजापुर के सुल्तान ने कोंकण विजय के लिए अपने 2 सेनाधीशों को शिवाजी के विरुद्ध भेजा, पर वह असफल रहे। दक्षिण में विजय। सन 1677 से 1678 में शिवाजी का ध्यान कर्नाटक की ओर गया। बंबई के दक्षिण में कोंकण, तुंगभद्रा नदी के पश्चिम में बेलगांव तथा धारवाड़ का क्षेत्र, मैसूर, बेलारी, त्रिचूर तथा जिंजी पर अधिकार करने के बाद 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का देहांत हो गया। मृत्यु और उत्तराधिकार। विष दिलाने के बाद शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में हुई। उस समय शिवाजी का उत्तराधिकार संभाजी को मिले। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी थे और दूसरी पत्नी से राजा राम नाम का एक दूसरा पुत्र था। उस समय राजा राम की उम्र मात्र 10 वर्ष थी, अतः मराठों ने संभाजी को राजा मान लिया। उस समय औरंगजेब राजा शिवाजी का देहांत देखकर अपनी पूरे भारत पर राज्य करने की अभिलाषा से अपनी 5 लाख की सेना सागर लेकर दक्षिण भारत में जीतने निकला। औरंगजेब ने दक्षिण में आते ही आदिल शाही 2 दिनों में और कुतुब शाही 2 ही दिनों में खत्म कर दी, पर राजा संभाजी के नेतृत्व में मराठाओं ने 9 साल युद्ध करते हुए अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी। औरंगजेब के पुत्र अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तैमूरी वंशवली के मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर को अकबर आजम, शहनशाह अकबर, महाबली शहनशाह के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र और नसीरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो का पुत्र था। संभाजी ने उसको अपने यहां शरण थी। औरंगजेब ने जब फिर जोरदार तरीके से संभाजी के खिलाफ आक्रमण करना शुरू किया, उसने अंततः 1689 में गणोजी शिर्के की मुखबरी से संभाजी को मुकर्रब खां द्वारा बंदी बना लिया। गणोजी शिर्के संभाजी के साले थे, यानी उनकी पत्नी येसुबाई भोंसले के सगे भाई। औरंगजेब ने राजा संभाजी से बदसलूकी की और उन्हें मार दिया। अपने राजा की औरंगजेब द्वारा की गई बदसलूकी और नृशंसता द्वारा मारा हुआ देखकर पूरा मराठा स्वराज्य क्रोधित हुआ। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से राजा राम के नेतृत्व में मुगलों से संघर्ष जारी रखा। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा राम की पत्नी ताराबाई 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका बनकर राज करती रही। आखिरकार 25 साल मराठा स्वराज्य के युद्ध लड़के थके हुए औरंगजेब की
उसी छत्रपति शिवाजी के स्वराज्य में दफन हुआ। So this was really an epic episode. Please allow me to take a pause here as it went around 25 minutes here only. I'll continue this episode in the next part. Till then, stay connected, take good care of your health, and I'll see you real soon in the next episode. And please let me know if you want me to create an episode on Mughal Empire versus Maratha Empire, the wars between them. Not versus, actually, the relations between Mughal Empire and Maratha Empire. So, yeah, this is Rakesh signing off from India Unveiled. Thank you for listening.